In this class, we are going to study our operating system, that is the operons, and also we'll first study about the regulation of gene expression, and thereafter we'll study about DNA fingerprinting. So we'll start from regulation of gene expression. So we already have seen how genes are expressed, that genes will form mRNA will form ultimately a polypeptide, and that polypeptide could be an enzyme, and enzyme will control any other synthesis. So this is how gene operates. So we have to understand how and when we can regulate a gene, or how or when a gene could be regulated at the molecular level inside living systems, and how its functions could be controlled. So we'll study at those steps. तो जीन्स की जो रेगुलेशन होती है वो इन चारों लेवल्स पे कंट्रोल की जा सकती है. नाउ फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शंस यू पीपल माइट बी नोइंग दैट प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म और ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें जो होती है स्पेसिफिकली, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है, दैट इज अपार्ट फ्रॉम द बैक्टीरिया. तो इन दोनों में जो कंट्रोल होता है इन दोनों लेवल पे, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है. और प्रोकैरियोट्स में मेनली ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है जब तक वो कंप्लीट होता है, कई बार उसके पहले ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है. तो जब ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे कंट्रोल नहीं किया गया तो ट्रांसलेशन के टाइम पे उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फिनिश होगा तब तो कुछ किया जा सके, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के फिनिश होने से पहले बैक्टीरिया में ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है. इसी वजह से बैक्टीरिया में मेनली ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर ही होगा, क्योंकि ये दोनों तो होगा नहीं, स्प्लाइसिंग और ट्रांसपोर्ट तो होगा नहीं वहाँ, और ट्रांसलेशन भी ट्रांसक्रिप्शन के फिनिश होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है. तो इसीलिए बैक्टीरिया में हमेशा ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही रेगुलेट किया जाता है. तो बैक्टीरिया में पहले स्टेप पे ही होगा, और बाकी इन तीनों में जनरली यूकैरियोट्स में रेगुलेशन होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल नाउ स्टडी कि जीन्स के जो रेगुलेशन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. बट उसके पहले हमें ये जानना है कि कुछ ऑपेरॉन सिस्टम्स के बारे में, कि ऑपेरॉन्स बेसिकली होते क्या हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपेरॉन. सो ये जो ऑपेरॉन्स होते हैं ये हमारे डीएनए के एक सर्टेन सेगमेंट होते हैं जिनमें बहुत सारे जीन्स होंगे, लेकिन वो सारे जीन एक यूनिट की तरह बिहेव करेंगे. ऐसा मानेंगे कि वो सारे जीन का जो अल्टीमेट रिजल्ट हो रहा है वो एक से ही रेगुलेटेड होता है. तो वैसे सिस्टम्स को कहते हैं ऑपेरॉन्स.
ये जो ऑपेरॉन्स होते हैं हमारे डीएनए के वैसे सेगमेंट्स होते हैं जो कि एक सिंगल रेगुलेटेड यूनिट की तरह बिहेव करेंगे। और इसमें क्या क्या होंगे? स्ट्रक्चरल यूनिट होंगे, रेगुलेटर यूनिट होंगे, प्रोमोटर यूनिट होंगे और कुछ ऑपरेटर्स रीजन्स भी होते हैं यहाँ पर। तो ऐसे सिस्टम्स को कहते हैं ऑपेरॉन। और इसकी डिस्कवरी की थी जेकब एंड मोनोड ने इन इकोलाई। तो जो ये ऑपेरॉन सिस्टम्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंड्यूसिबल और दूसरे होते हैं रिप्रेसिबल। तो जो पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम्स। और दूसरे हैं रिप्रेसिबल। तो ये जो इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल है दोनों के एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं। इसका एग्जाम्पल है लैक ऑपेरॉन और इस केस में एग्जाम्पल है ट्रिप ऑपेरॉन। लैक का मतलब यहां पर लैक्टोज है और यहां पे टीआरपी का मतलब होता है ट्रिप्टोफैन। तो इनके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑपेरॉन सिस्टम के जो हमारे एनसीईआरटी में उनका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हिज ऑपेरॉन है, उसके अलावा आरा ऑपेरॉन भी है। हिज का मतलब यहां पर हिस्टिडीन है, आरा का मतलब यहां पर एराबिनोज है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे एनसीईआरटी में, बट हमें अपना डिस्कशन मेनली लैक ऑपेरॉन और ट्रिप ऑपेरॉन पे कंसिडर करना है। दैट इज हमें इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम भी पढ़ना है और हमें रिप्रेसिबल ऑपेरॉन सिस्टम भी पढ़ना है। तो इंड्यूसिबल क्या होता है और रिप्रेसिबल क्या होता है, वी विल स्टडी अलोंग विद द एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हमारे ऑपेरॉन सिस्टम्स का एक ब्रीफ इंट्रो है। So now we'll study first inducible operon systems. So ये जो होते हैं ये कॉमनली पाए जाते हैं कैटाबॉलिक पाथवेज में। कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक दोनों मेटाबॉलिज्म के दो सेपरेट कंपोनेंट्स होते हैं। कैटाबॉलिक का मतलब होता है कि जनरली उसमें किसी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है या फिर एनर्जी रिलीज होता है। एनाबॉलिक में इसका रिवर्स होता है। सो दिस इज कॉमनली फाउंड इन कैटाबॉलिक पाथवेज एंड हमें एक एग्जांपल पढ़ना है उसका, दैट इज लैक ऑपेरॉन। तो लैक ऑपेरॉन का जो हमारा ऑपेरॉन सिस्टम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं।
यहाँ पर जो फर्स्ट है दैट इज अ प्रमोटर, देन वी हैव अ रेगुलेटर, then also we have a promoter, then we have a operator, and then we have 3 structural genes. So ये हमारा जो लैक ऑपेरॉन है उसका एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। यहां पर P stands for promoter, I stands for regulator, और जो रेगुलेटर है यहां पर इनहिबिटर का काम कर रहा है, विल सी दैट लेटर, इट्स अ इनहिबिटर हियर। देन आफ्टर O is operator, and then we have Z, Y and A। तो Z से जो फॉर्मेशन होता है अल्टीमेटली, इसके बाद एक एंजाइम का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसिडेज। फिर ये जो Y वाला पोर्शन है यहां से एक एंजाइम का फॉर्मेशन होता है अल्टीमेटली दैट इज कॉल्ड परमिएज। तो परमिएज का भी अलग फंक्शन होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज का भी फंक्शन होगा, एंड देन वी हैव A। तो A से फॉर्मेशन होता है ट्रांस एसिटाइलेज का। सो इन तीनों की भी फंक्शंस है, प्रमोटर के भी फंक्शंस है। तो ये जो प्रमोटर होता है वो साइट ऑफ बाइंडिंग फॉर आरएनए पॉलीमरेज होता है। दिस इज साइट ऑफ बाइंडिंग फॉर आरएनए पॉलीमरेज। फिर ये जो रेगुलेटर होता है और इनहिबिटर है यहां पर, फॉर्म्स रिप्रेसर प्रोटीन। एंड फिर हमारा जो ऑपरेटर है, ये हमारा ऑपरेटर वो रीजन होता है जो कि स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करता है। और फिर ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है, दिस एंजाइम इज केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन लैक्टोज। फिर ये जो परमिएज है ये सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ाता है लैक्टोज के अंदर जाने के लिए, सेल के अंदर जाने के लिए। उसके बाद ये जो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है इसकी भी अलग फंक्शन है। तो ये जो हमारा एसिटाइलेज एंजाइम है, ये एसिटाइल ग्रुप्स को ट्रांसफर करता है आइसोप्रोपाइल थायोगाइलेक्टोसाइड और इट इज आल्सो कॉल्ड IPTG। सो ये इन सारे पार्ट्स के फंक्शन है। ZYA को साथ में हम लोग स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं।
So these are structural genes. और उसके बाहर में ये चारों पार्ट्स हैं। तो ये तो हो गई इन सबों पार्ट्स के नाम और उनकी फंक्शन। अब हमें ये देखना है कि ये इस ऑपेरॉन को कैसे रेगुलेट करेंगे, कैसे ये ऑपेरॉन काम करेगा और कैसे ये काम नहीं करेगा, यानी कि ये कैसे स्विच ऑन होगा और कैसे ये स्विच ऑफ होगा। तो यहां पर हम लोग पहले केस में बात करेंगे कि जब लैक्टोज एब्सेंट होगा, तो यहां पर जो भी एंजाइम्स थे और जो भी स्ट्रक्चरल जीन्स थे उनको फिर से ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले था प्रोमोटर, फिर था रेगुलेटर, फिर एक प्रोमोटर, फिर ऑपरेटर, एंड देन द 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, दैट इज A, Y and Z। तो जब लैक्टोज एब्सेंट है तो बाकी लैक्टोज मेटाबॉलिज्म वाले जीन्स की जरूरत ही नहीं है, यानी कि उनसे जो एंजाइम्स या प्रोटीन्स बनेंगे उनकी भी जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या होगा कि जो I है ये बनाएगा एक रिप्रेसर प्रोटीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर ये होगा ट्रांसक्रिप्शन और ये बनाएगा एक mRNA, और mRNA से क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये जाके अटैच हो जाएगा ऑपरेटर से। सो ये जाके ऑपरेटर से अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो इन तक जा ही नहीं पाएगा। दैट इज ये जो प्रोमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज नहीं पहुँचेगा तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, इनमें से किसी का भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन। तो ये तब है जब लैक्टोज एब्सेंट है, यानी कि जब लैक्टोज नहीं तो उसके एंजाइम्स की भी जरूरत नहीं है। अब दूसरे केस में क्या होगा कि जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, तो यहां पर फिर से वो सारे जीन्स ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। तो यहां पर भी ये mRNA बनाएगा, और ये mRNA बनाएगा फिर से रिप्रेसर प्रोटीन। बट हमने यहां पर लैक्टोज को पहले से ही प्रेजेंट कर रखा है, यानी कि यहां पर लैक्टोज पहले से अवेलेबल है, तो वो लैक्टोज इसके साथ जुड़ जाएगा। दैट इज रिप्लेसर प्रोटीन प्लस लैक्टोज। सो इससे क्या होगा कि हमारा रिप्रेसर है वो इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव रिप्रेसर। तो अब हमारा ऑपरेटर जीन फ्री हो गया, तो जो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे आएगा वो ऑपरेटर से होते हुए यहां पर जाएगा और इन सबों का ट्रांसक्रिप्शन होगा।
और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, दैट इज यहाँ जो mRNA है ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा, ये हमने पहले पढ़ रखा है ट्रांसक्रिप्शन में। और इससे वो तीनों एंजाइम्स की सिक्रीशन हो जाएंगी, जो हमने पहले पढ़ा था बीटा गैलेक्टोसिडेज। फिर दूसरा एंजाइम जो हमने पढ़ा था दैट वाज परमिएज, एंड जो ट्रांस एसिटाइलेज हमने पढ़ रखा था। तो इनसे इन तीनों एंजाइम्स का सिक्रीशन हो जाएगा और ये तीनों एंजाइम्स अपना अपना काम करेंगे। दैट इज जो बीटा गैलेक्टोसिडेज होगा वो क्या करेगा, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा, परमिएज लैक्टोज को सेल के अंदर लाएगा और ट्रांस एसिटाइलेज सेल के अंदर जो ट्रांसफर हो रहा है आइसोप्रोपाइल ग्रुप का उसको हेल्प करेगा। तो ये हो गए इंड्यूसिबल ऑपेरॉन्स, यानी कि जब यहां पर लैक्टोज आया तो ये ऑपेरॉन काम करने लगा, पहले काम नहीं कर रहा था। तो यानी कि ये जो आई जीन था, स्ट्रक्चर जो हमारा रेगुलेटर जीन था, वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था, यानी कि वो रोक रहा था स्ट्रक्चरल जीन को काम करने से। तो ऐसे को बोलते हैं इंड्यूसिबल ऑपेरॉन्स, या इन्हें बोलते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन को रोकने वाला रेगुलेटर जीन इनहिबिटरी है, तो इसे नेगेटिव रोल कहते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पॉजिटिव रोल और द नॉर्मल रिप्रेसिबल ऑपेरॉन्स। तो ये जो रिप्रेसिबल ऑपेरॉन्स होते हैं, यहां पर इसका एग्जाम्पल है हमारे पास टीआरपी ऑपेरॉन। टीआरपी तो यहां पर भी एक जीन होगा। अब इसका जो पहला केस है व्हेन ट्रिप्टोफैन इज एब्सेंट, तो यहां पर भी प्रोमोटर होगा सबसे पहले, देन यहां पे रेगुलेटर जीन होगा। रेगुलेटर के बाद कुछ सीक्वेंसेस यहां पर होते हैं, एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस, जिन्हें हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। फिर यहां पर प्रोमोटर होता है एक, देन एक ऑपरेटर होगा और एक लीडर और एक एटेन्यूएटर होता है, एंड देन वी हैव 5 स्ट्रक्चरल जीन्स A, B, C, D, E। तो ये होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। और ये जो L है दैट इज अ लीडर, और दैट इज और जो A है यहाँ पर वो है एटेन्यूएटर। लीडर का काम होता है एटेन्यूएटर को कंट्रोल करना, और एटेन्यूएटर का काम होता है ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस को कंट्रोल करना। तो नॉर्मली जो होता है ये हमारा रेगुलेटर जीन है, ये भी फॉर्म करेगा mRNA, और ये mRNA फॉर्म करेगा प्रोटीन। बट ये होता है एपोरिप्रेसर। तो एपोरिप्रेसर जो होता है वो इनकम्प्लीट रिप्रेसर होता है, तो ये ऑपरेटर को बाइंड करके रोक नहीं पाता है। तो इस केस में क्या होगा कि इन सबों का एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से mRNA बनेगा और यहां से 5 एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा। तो उन एंजाइम्स को हम लोग नाम दे सकते हैं E1, E2, E3, E4, E5। अब इन पांचों एंजाइम्स मिलकर के एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्टोफैन। यानी कि जब ट्रिप्टोफैन नहीं था तो ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन हुआ। अब देखते हैं कि जब ट्रिप्टोफैन है तब क्या होगा।
तो जब ट्रिप्टोफैन है तो इस रेगुलेटर जीन से फिर से निकलेगा mRNA, और इस mRNA से फिर बनेगा रिप्रेसर, एपो रिप्रेसर। तो इस एपो रिप्रेसर के साथ जब ट्रिप्टोफैन जुड़ जाएगा तब बनेगा कंप्लीट रिप्रेसर। सो नाउ अब जो ये फॉर्मेशन हुआ है इनको साथ में कहा जाता है कंप्लीट रिप्रेसर। दिस इज कंप्लीट रिप्रेसर। यहां पर ये एपो रिप्रेसर है और ये ट्रिप्टोफैन को रिप्रेसर का काम कर रहा है। तो यहां पर ये जब कंप्लीट रिप्रेसर बन गया है तो ये जाके ऑपरेटर से जुड़ जाएगा और ऑपरेटर को ये काम नहीं करने देगा, जैसे वहां पर रिप्रेसर ऑपरेटर को काम नहीं करने दिया था। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब ट्रिप्टोफैन आया तो ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा, तो आगे आरएनए पॉलीमरेज नहीं जाएगा तो इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। यहाँ पर इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, नो ट्रांसक्रिप्शन। तो जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलेशन नहीं तो एंजाइम्स कैसे बनेंगे? तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है कि यहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन था वो mRNA के प्रेजेंस में जो प्रोटीन बना था उस प्रोटीन से रुक गया था, लेकिन यहां पर वो नहीं रुक पाया था। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो गया था और एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो गया था। जब यहां पर लैक्टोज आया था तो रिप्रेसर को रोका था, यहां पर ट्रिप्टोफैन आया तो रिप्रेसर को और प्रमोट कर दिया। यानी कि जब यहां पर क्या हो रहा है कि लैक्टोज के एब्सेंस में जो जीन है वो काम नहीं कर रहा है और उसके प्रेजेंस में काम कर रहा है। यहां पर इसके एब्सेंस में जीन काम कर रहा है और प्रेजेंस में काम नहीं कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। यहां पर इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं नेगेटिव कंट्रोल, यहां पे बोलते हैं पॉजिटिव कंट्रोल। इसे कहते हैं इंड्यूसिबल, क्योंकि इंड्यूस हुआ लैक्टोज आके इस जीन का प्रमोशन को इंड्यूस कर रहा है और यहां पर ट्रिप्टोफैन आके इस जीन का जो फंक्शन है उसको रिप्रेस कर रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंड्यूसिबल ऑपेरॉन्स एंड रिप्रेसिबल ऑपेरॉन्स। So hereby we have completed our lac operon and trip operon, and this was the whole discussion about operon system. ऐसा भी हो सकता है कि इंड्यूसिबल ऑपेरॉन्स में जो लैक ऑपेरॉन है वो पॉजिटिव कंट्रोल में भी हो। नॉर्मली आई जीन यहाँ पे इनहिबिटर है तो दैट इज अ नेगेटिव कंट्रोल, बट इट कुड ऑल्सो बी इन पॉजिटिव कंट्रोल इन सम केसेस, बट दैट इज बियॉन्ड योर सिलेबस एंड वी डोंट हैव टू डिस्कस दिस। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। Now we will study about the Human Genome Project. So it's a very simple topic and a bit historical also. So यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमें ये पता बस जानना है कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था दैट वाज स्टार्टेड इन 1990 बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड देयर आफ्टर मेनी अदर कंट्रीज लाइक जापान, कनाडा एंड रशिया एंड अदर कंट्रीज जॉइंड हियर। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कुछ बेसिक बातें हमें जाननी है। वो बातें ये हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आखिर उसका एम क्या था। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो एम था कि ह्यूमन जीन्स को आइडेंटिफाई करना, कौन सा जीन किस फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, लाइकवाइज कि कौन सी जीन की वजह से जेनेटिक बीमारियां होती है, उनका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, और भी ह्यूमन जीन्स में किस जीन्स का पोजीशन कहाँ पर है, किस लोकेशन पर, किस लोकस पे क्रोमोसोम में लोकेटेड होता है। ये सारी बेसिक जेनेटिक चीज़ों को पता करना इस प्रोजेक्ट का काम था। तो इट स्टार्टेड इन 1990 एंड वाज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन 2003। लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट होता है दैट इज फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, उसका सीक्वेंसिंग 2006 में कंप्लीट हुआ था। सो वी आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, वी आर इंटरेस्टेड इन द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट।
तो इसके जो तरीके होते हैं वो दो तरीकों से हम लोग ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो पहला होता है दैट इज कॉल्ड EST, उसका फुल फॉर्म होता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। नंबर 1 इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, इन शॉर्ट दे आर कॉल्ड ESTs। तो ये वो सीक्वेंसेस होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करना होता है जो कि आरएनए को फॉर्म करते हैं। तो इस मेथड में डीएनए के उन सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना था जहां पर कि वो डीएनए एक्सप्रेस्ड होते हैं आरएनए के फॉर्म में, यानी कि उनमें ट्रांसक्रिप्शन होता है। और जो दूसरा मेथड था दैट वाज कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन। तो दूसरा जो मेथड यूज किया गया था कि डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए ह्यूमन जीनोम में, तो उस मेथड में क्या किया गया कि पूरे के पूरे जीनोम यानी कि हम जो हमारा पूरा डीएनए होता है उसी का सीक्वेंसिंग कर दिया गया, और उसमें कोडिंग यानी कि जो जिनमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, नॉन कोडिंग जिनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, उन सबों को किया गया है। और उसके बाद उन सबों को जब सीक्वेंसिंग हो गया तो उसके बाद उन सबों में उनको उनका फंक्शन के अकॉर्डिंग असॉर्ट कर दिया गया है। तो इसी मेथड को यूज किया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ना कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स में। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ था कि जो स्टेप्स होते हैं वो हमें देखने हैं। तो स्टेप्स जो लिए गए थे, सीक्वेंस स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस एनोटेशन, so first of all human DNA was broken into fragments. तो सबसे पहले ह्यूमन डीएनए को बाहर लिया गया, निकाला गया और उसको काफी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया गया। अब उन फ्रैगमेंट्स को दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर किया गया, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर, तो उससे क्या बना, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यीस्ट के अंदर तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बना। अदरवाइज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, उसको भी यूज करके ह्यूमन डीएनए को एम्पलीफाई किया जा सकता है। तो इन सब, जब बैक्टीरिया या यीस्ट मल्टीप्लाई करेगा तो उसके अंदर जो ह्यूमन जीनोम का पार्ट गया है वो भी मल्टीप्लाई करेगा। पीसीआर से भी उसको हम लोग एम्पलीफाई कर सकते हैं।
तो ये जो फ्रैगमेंट इन सबों के अंदर मल्टीप्लाई किए तो उसे डीएनए का जो फ्रैगमेंट बना स्मॉल स्मॉल पार्ट्स का, तो उसको आइडेंटिफाई किया गया और जब पार्ट्स में जहाँ पे ओवरलैपिंग होता है उस ओवरलैपिंग एरिया की मदद से उसको सीक्वेंस में अरेंज कर दिया गया और उसके बाद उसको एनालाइज किया गया और इस चीज़ में एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक सैंगर, उनके मेथड का यूज़ किया गया और ये जो किया गया था ये सुपर कंप्यूटर की मदद से किया गया था। दिस इज अ वेरी वेरी डेलिकेट एंड वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। सो इन ये बेसिक स्टेप्स थे जो हमारे स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस एनोटेशन में यूज किए गए थे। आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट अ फ्यू फीचर्स जो कि इसके बाद पता चला था, यानी कि 2003 में जो रिपोर्ट आया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एंड देन 2006 में जो रिपोर्ट आया था उसमें जो जो प्रॉपर्टीज पता चले थे ह्यूमन जीनोम के बारे में वो हम लोग को ब्रीफ में पढ़ने हैं। सो फर्स्ट फीचर जो पता चला था कि ये अप्रोक्सीमेटली 3.1 3.2 बिलियन के अप्रोक्स आता है, तो उतने बेसिस का हमारा जीनोम होता है, दैट इज वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। सो अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीजें पता चली थी। तो जीन्स और उनके नंबर ऑफ बेस पेयर्स को भी पता किया गया था एंड पता किया गया कि सबसे बड़ा जो जीन है ये डिस्ट्रोफिन है। ये एक प्रोटीन बनाता है जो कि मसल्स में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो एवरेज जीन साइज होता है वो 3000 बेसेस का होता है, बट ये सबसे बड़ा जीन है। तो जो सबसे बड़ा सबसे ज्यादा जीन्स वाले क्रोमोसोम है दैट इज क्रोमोसोम नंबर 1, उसमें 2968 क्रोमोसोम्स होते हैं और वाई क्रोमोसोम पे सबसे कम जीन्स होते हैं दैट इज 231 जीन्स। तो दीज वर द बेसिक थिंग्स। ऑल्सो अ फ्यू थिंग्स केम टू बी नोन दैट इज हमारे ह्यूमन जीनोम में 50% से ज़्यादा पार्ट का फंक्शन ही नहीं पता है। अप्रॉक्स 2% जो जीन्स होते हैं कोड करते हैं प्रोटीन के लिए।
तो जब ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंसिंग हुआ तो वहां पर अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसे मिले जहां पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस मिला। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। सो इनसे ये पता चल सकता है कि जो हमारा ह्यूमन जीनोम होता है उसमें कहाँ कहाँ पे बीमारी करने वाले डिजीज जो जीन्स हैं या फिर जीन्स का मैपिंग में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ये हेल्प कर सकता है। तो दीज वर द कॉमन फीचर्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम दैट वाज नोन आफ्टर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। After this we'll start DNA fingerprinting. Now we'll start DNA profiling, or we also call it DNA fingerprinting. It is also called as DNA profiling. So it is a very simple technique but a very efficient and very useful technique. In this what happens is that we have to identify certain areas in the DNA of an individual which are unique to that individual. यानी कि यहाँ पर हमें इंसान के DNA में ऐसे areas को पता करने होते हैं जो कि उसी इंसान के DNA में वो पाए जाते हैं। तो these are just 0.1% of our total human genome. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि आखिर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या। तो हम लोग यहाँ पर इंसान के डीएनए में वो एरियाज ढूंढेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान के अंदर पाया जाता है। तो ऐसे अप्रोक्सीमेटली हमारे ह्यूमन जीनोम का 0.1% पार्ट होता है। बट आफ्टर दोज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच एरियाज कुछ और भी टाइप्स के डीएनए के रीजन्स हमें पढ़ने होंगे, दैट इज कॉल्ड रेपिटेटिव और सैटेलाइट डीएनए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आगे बढ़ने से पहले, इसके प्रोसीडियर को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जानने होते हैं हमें। So that thing, first of all we have to know what is repetitive DNA. तो रेपिटेटिव डीएनए उसे कहते हैं जो कि बिना ज़रूरत का कई बार आइडेंटिकल बेस सीक्वेंसेस जो होते हैं वो बहुत बार रिपीट होते हैं। तो इन्हीं में से एक और टाइप का डीएनए होता है दैट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए रेपिटेटिव डीएनए का ही पार्ट होता है।
तो रेपिटेटिव डीएनए का वो पार्ट जहाँ पे कि रेपिटेशन जो हो रहा है वो लगातार हो रहा है। रेपिटेटिव डीएनए में बीच बीच में इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर रेपिटेटिव डीएनए में का वो पार्ट दैट इज जहाँ पर कि लगातार सिर्फ और सिर्फ रेपिटेटिव डीएनए हो, उसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड माइक्रो सैटेलाइट। तो माइक्रो सैटेलाइट जो डीएनए होता है उसका जो लेंथ होता है वो 1 to 6 बेस पेयर होता है, और ये ना कई हजार बार रिपीट हो सकता है। एंड द अदर इज मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट का जो बेस पेयर होता है वो 11 to 60 बेस पेयर होता है। सो दीज आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। तो जो मिनी सैटेलाइट होता है इनका जो नंबर होता है और लेंथ होता है ये हर इंसान में यूनिक होता है। इन्हीं मिनी सैटेलाइट का दूसरा नाम है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो अगर हम जो पूरा जीनोम का डीएनए है उसका डेंसिटी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो वहां पर सैटेलाइट डीएनए अलग हो जाएगा, माइक्रो अलग हो जाएगा, मिनी रेपिटेटिव डीएनए अलग हो जाएगा, बल्क डीएनए अलग हो जाएगा। तो ये जो मिनी सैटेलाइट पार्ट है इसी से हम लोग पता करते हैं कि वो किस इंसान का, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस यही मिनी सैटेलाइट डीएनए होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव टू नो समथिंग कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन, लेकिन ये म्यूटेशन डीएनए के कोडिंग सीक्वेंस में नहीं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस में होता है। तो अगर किसी इंसान के नॉन कोडिंग सीक्वेंस में कोई म्यूटेशन होता है तो वो म्यूटेशन रिमूव नहीं होगा तुरंत। क्यों नहीं रिमूव होगा? क्योंकि इंसान के अंदर अगर म्यूटेशन है और उसके कोई मेजर फंक्शन को इफेक्ट कर रहा है तभी ना वो म्यूटेशन इंसान में दिखेगा या फिर उसका असर होगा। लेकिन ये तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस में हो रहा है, तो नॉन कोडिंग है तो वो कई जनरेशन तक एक्यूमुलेट करते जाएगा और अपना फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म हम कब कहेंगे? जब कोई म्यूटेशन जो कि वेरिएशन का कारण होता है किसी लोकस यानी कि क्रोमोसोम के पोजीशन पर एटलीस्ट 0.01 के फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो इन अ पॉपुलेशन, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। तो दीज आर द नॉर्मल टर्म्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर स्टडीइंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मिनी सैटेलाइट की यूज की जाएगी। उसके बाद उसमें किस पार्ट में वो जो अराइज होता है वो क्यों होता है? वो पॉलीमॉर्फिज्म के कारण अराइज होता है। और पॉलीमॉर्फिज्म क्यों होता है? म्यूटेशन इन द नॉन कोडिंग सीक्वेंस। अब इसके बाद हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेन स्टेप्स देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसमें सबसे पहले डीएनए जो होगा वो आइसोलेट किया जाएगा।
अब ये जो डीएनए का आइसोलेशन है वो जो सैंपल का सेल है उसके अंदर से किया जाएगा। सैंपल सीमेन हो सकता है, हेयर हो सकता है, स्किन सेल हो सकता है, ब्लड सैंपल हो सकता है, ब्लड सेल्स जिसके अंदर होंगे, तो उनमें से उसके न्यूक्लियस में से डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट किया जाएगा। उसके बाद उस डीएनए को डाइजेस्ट किया जाएगा। अब कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इन एंजाइम्स को हमें पढ़ने हैं बायोटेक में। ये एंजाइम्स डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे कि डीएनए के अलग अलग साइज के फ्रैगमेंट्स को अलग किया जा सकता है। यानी कि छोटा साइज, मीडियम साइज, बड़ा साइज जो डीएनए के टुकड़े किए गए हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, उसको उन अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग कर लिया जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर किसी एल्कली से एल्कलाइन सॉल्यूशन डालकर यहाँ पर डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड पार्ट्स को सिंगल स्ट्रैंडेड कर लिया जाएगा। तो ज़्यादा एसिड या ज़्यादा टेम्परेचर या फिर ज़्यादा बेसिक कंडीशन में डीएनए क्या होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है। और अब शुरू होगा मेन प्रोसेस। तो ये जो स्टेप्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया गया, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया, फिर उस टुकड़ों को बांटा गया बड़े, छोटे और मीडियम साइज में। उसके बाद डबल स्ट्रैंडेड जो टुकड़े थे उसको सिंगल स्ट्रैंडेड किया गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब्स कंटेनिंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पॉसिबल टू द सैंपल आर पोर्ड ओवर द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड हुए थे उनको एक नाइलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर किया जाता है पहले, फिर उसके बाद जितने लोगों पे शक हो उन लोगों का डीएनए का सैंपल, जिसको कि रेडियो एक्टिव डीएनए से पहले ही लेबल कर दिया जाता है, रेडियो एक्टिव होने की वजह से उनको विजुअलाइज करना आसान होगा।
तो उसको वो उसी नाइलॉन मेम्ब्रेन पे पोर किया जाएगा। तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला एरिया होगा वो तो आपस में डबल स्टैंडर्ड कर लेगा, क्योंकि अगर जिस भी डीएनए के जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो तो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो वो आपस में डबल स्टैंड बना लेंगे। तो जो डीएनए का सैंपल पहले से होगा किसी पॉसिबल सस्पेक्ट का, तो वो तो उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट्री के साथ। तो उससे क्या होगा कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए वाला पार्ट चला जाएगा और फिर उसको एक्सरे रेडियोग्राफी से विजुअलाइज किया जाएगा और फिर ये पता चलेगा कि आखिर वो जो डीएनए का सैंपल था जो कि क्राइम सीन से लिया गया है या फिर जहाँ पे डिस्प्यूटेड साइट है वो वहाँ से लिया गया है, तो वो जिस इंसान से पेशक है क्या उस इंसान के डीएनए से मैच कर रहा है, तो उससे ये पता चल जाता है। एंड दिस इज हाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग is done. So we have completed this chapter, that is molecular genetics.